हे गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। अगर आप बीएससी में हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, एमएससी में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिनमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़ मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा जो चैप्टर है वो इंक्लूडेड है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये प्लेलिस्ट। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। ऐसे ही 14-15 वीडियोस लाऊंगा, उसमें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है और गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं या फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहाँ पे हम सेल पढ़ते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल ही पढ़ते हैं, और सेल में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, या तो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो वो होता है हमारा गैल्वेनिक सेल, और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल हम पढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका क्या वर्किंग, कैसे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ, उसका ई सेल, उसका ई नॉट सेल मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ने जाते हैं, उसका नर्न्स इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल। तो ये सब हम डिस्कस करने जाएंगे गैल्वेनिक सेल में। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाकी अलग वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको टोटल 15 लेक्चर लूँगा और ये कंप्लीट करके दूंगा। सो गाइस, करते हैं गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट। और एक और चीज़ तो बताना भूल ही गया, वो ये था कि एक गैल्वेनिक सेल हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है, मतलब कि ये आसानी से हो जाता है, इसको हमें ज़्यादा इनमें वो नहीं एनर्जी देनी नहीं पड़ती। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें एनर्जी देनी पड़ती है एज अ फॉर्म ऑफ करंट, मतलब इनमें बैटरी लगानी पड़ती है, तब जाके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए था। बढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल की तरफ। तो गैल्वेनिक सेल क्या बोलता है वो एक बार पढ़ लेते हैं। अ गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस इन विच फ्री एनर्जी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि ऐसा सेल जिनमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ये दो तरह के इलेक्ट्रोड से मिलके बना होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन हैपन्स, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हमारा एनोड, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें रिडक्शन होता है वो होता है हमारा कैथोड। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, अभी तक क्या पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ऐसा सेल होता है जिसमें हमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और ये दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है, जो हमारा एनोड और दूसरा है कैथोड। तो एनोड में हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में हमें करना पड़ता है रिडक्शन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, LOAN, मतलब कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ये आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है, बस आप अभी के लिए इसको याद कर लो। ठीक है, तो जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब नहीं पता वो भी एक बार देख लेते हैं। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ स्पीशीज। ठीक है, और ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि अगर रिडक्शन का देखें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ही हम किसी भी मेटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसका रिडक्शन हो जाता है और वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। ऑक्सीडेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में रहता है, उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, तो ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल को। ठीक है, तो सेल का आखिर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे Zn+2 लिखा है, तो मैं ये मान लेता हूँ ये जो रॉड है, ये जिंक की रॉड मैंने एक जगह डाल दी है, एक ग्लास के पास रॉड डाल दी है, और यहाँ पे दूसरी जो रॉड डाली है वो मैंने डाली है कॉपर की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन लिया जो है हमारा जिंक सल्फेट, और यहाँ पे सॉल्यूशन लिया वो है हमारा कॉपर सल्फेट।
अभी के लिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि मान लो कि हमारा जो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो मतलब कि वो क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ऑक्सीडेशन अभी पढ़ा है कि वो लॉस करेगा, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है, ये Zn+2 और SO4 2- के फॉर्म में टूटने लगता है, जिससे होता ये है कि Zn+2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपने देने लगते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे कि हम पहले ये दोनों रॉड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे बीच में लगा देते हैं एमीटर, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। ये फ्लक्चुएट करेगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये रॉड ली, इसमें हमने जैसे ही Zn+4 डाला और इस साइड जैसे ही हमने CuSO4 डाला और जैसे ही हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये जो रॉड है ये टार्निश होने लगी, मतलब कि ये जो रॉड है ये डिकम्पोज टाइप होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि पहले जिंक सॉलिड था, अब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। वो क्या करेगा, देखो अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो हमारा जो जिंक रॉड है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और Zn+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये रॉड के पास ही रहेंगे और यहाँ से मूव करना चालू करेंगे, और जैसे ही चालू करेंगे तो यहाँ पे कुछ हलचल हमें देखने मिलेगी, ठीक है। फिर वो यहाँ से आते जाएंगे और यहाँ पास आएंगे, यहाँ पे इसको मिलेगा Cu+2, जिसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। Cu+2 में जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहाँ पे हमें बनेगा Cus, ठीक है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे रॉड के आसपास एक्यूमुलेट होंगे Cus के फॉर्म में, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से पूरी रॉड का टार्निश हो जाएगा और यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चल जाएंगे, तो ये एमीटर की जो फ्लो है वो रुक जाएगी और वहाँ पे हमारा रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुका कैसे, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि देखो यहाँ पे रॉड रहती है, Zn+2 का सॉल्यूशन रहता है, जिससे क्या होता है कि ये जैसे ही हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिससे Zn हमारा जो रहता है रॉड वो Zn+2 के फॉर्म में रिलीज़ होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, ठीक है। Zn+2 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज़ करेगा और इसके Zn+2 यहीं सॉल्यूशन में ही रहेंगे, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे हमें एमीटर में डिफ्लेक्शन देखने मिलता है और वो आगे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाते हैं और CuSO4 के पास जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है और वो Cus मतलब सॉलिड के Cu सॉलिड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है और रॉड के पास एक्यूमुलेट होने लगता है। पर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो रुक जाता है। वो आखिर ऐसा होता क्यों है? पहले तो ये कि ये है रॉड से ही हमें Zn+2 आयन बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है, Zn+4 के सॉल्यूशन में भी Zn+2 आयन है। तो वो ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को वो जाने ही नहीं देते, मतलब ऊपर तक जाने नहीं देते, यहीं से खा के इसको रोक देते हैं, तो हमें कुछ डिफ्लेक्शन नहीं मिलता, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो अब हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अब ऐसे तो हो नहीं सकता, हम इसको स्टॉप तो होने नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज नामक डिवाइस को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमने कुछ सॉल्ट लिया K+Cl या फिर AgNO3 ले लिया, ठीक है। तो हमने और ये कैसे हमने आयन्स लिए जो कि हम इक्वल साइज़ के आयन ही लेंगे, ठीक है। K+Cl- मतलब ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ है आयन का और मोबिलिटी भी इक्वल है, ताकि वो ट्रांसफ़र भी आराम से कर पाएँ। तो जैसे ही ये यहाँ पे खा रहे थे इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे Cl- के जो आयन थे वो नीचे जाने लगे, जिसकी वजह से Zn+2 के जो एक्सेस वाले आयन्स थे वो Cl- वाले आयन को खाने लगे और ये इलेक्ट्रॉन को जाने दिया, ठीक है, कि जाओ भाई जाओ, तुम जाओ अपना काम करो, हमें तो Cl मिल गया है, तुम जाओ अपने बंदी के पास, हमें तो Cl मिल गई है, नई बंदी मिल गई है, जा तू जा रही है तो जा, मुझे नहीं है परवाह, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है तेरे जाने की। और यहाँ पे क्या हुआ कि देखो Cu+2 के जो आयन थे वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे, जिससे यहाँ पे Cu+2 की डेफिशिएंसी होने लगी इस साइड, मतलब कि यहाँ पे SO4 2- आयन्स ही बचने लगे, जिसकी वजह से हमारा Cu+2 जो हमारा आयन है उसकी कमी होने लगी। क्यों कमी होने लगी? क्योंकि वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे थे और रॉड के पास ही जमा होते जा रहे थे। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, K+ आयन को भेजा कि जा भाई तू भी जा, इसके पास जा, और SO4 2- जैसे अकेला है तो उसके साथ तू भी जुड़ जा, K+ आयन बना के जुड़ और इलेक्ट्रॉन को लेता रहे, जिससे कि ये हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलते रहे और हमें एक सेल मिलता रहे, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही चलना है हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, ठीक है।
तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। रॉड लिया हमने, रॉड को जैसे ही कनेक्ट किया रॉड टार्निश होने लगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन देने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। पर ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया ज़्यादा देर तक? क्योंकि हमारे यहाँ पे Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं होने दे रही थी, यहीं से इलेक्ट्रॉन को लिए जा रही थी। तो साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि नहीं, हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रुकने नहीं देंगे, नहीं तो फिर सेल का ही क्या मतलब, ठीक है। केमिकल एनर्जी को फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कैसे करेंगे अगर थोड़ी देर में ही रुक जाएगा तो इसीलिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज नामक डिवाइस एक्टिवेट किया या फिर लिया, यूज़ में लिया, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है सेल की। यहाँ पे इसने Cl- आयन दिया ताकि Zn जो +2 आयन एक्सेस में हो रहे थे वो Cl- आयन के साथ कंबाइन करें, और इस साइड Cu+2 हमारा जो आयन था इसके पास ये जैसे यहाँ पे सॉलिड बना रहा था, तो SO4 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी जा रही थी। तो वहाँ पे गए K+ आयन जो कि SO4 आयन के साथ जुड़े और इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया। क्योंकि यहाँ पे CuSO4 की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे मेटल बन के रह जा रहे थे, तो यहाँ पे Cu+2 आयन मतलब कि कैटायन की कंसंट्रेशन कम हो गई थी, जिसको मेंटेन किया K+ आयन ने। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। तो यूज़ ऑफ सॉल्ट ब्रिज का 2 मेन मेजरली यूज़ है, जो कि अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। पहला तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किया, रिएक्शन को चलने दिया, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई तभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, ठीक है। और इनर सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलने लगे तभी हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा था। अगर हम एमीटर की जगह बल्ब लगा देते तो बल्ब जलते रहता, और अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते तो थोड़ी देर जलता, फिर बल्ब बंद हो जाता। और टू मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ये गैल्वेनिक सेल होने के बाद, तब यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि सॉल्ट ब्रिज कैसे मिनिमाइज़ करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। अब एक बार वर्किंग भी देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे भैया आपने सब तो बता दिया, वर्किंग नहीं बताया। तो वर्किंग भी सेम ही है। Zn मेटल जो रहता है वो पास करता है किसमें, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। जो हमारे लिबरेटेड आयन रहते हैं वो एमीटर के पास जाते हैं और फिर उसके बाद Cu+2 रॉड में जाते हैं। Cu क्या करता है, Cu+2 एक्सट्रैक्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और डिस्चार्ज हो जाता है और एक रॉड के अंदर ही जमा हो जाता है, ठीक है। बस यही है इसका वर्किंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ऐसे क्या कंडीशन रहना चाहिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट के कि जो कि सॉल्ट ब्रिज में यूज़ हो। मतलब कि सॉल्ट ब्रिज में मैंने क्या यूज़ किया, K+Cl- AgNO3, और लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर सॉल्यूशन, ठीक है, अगर सॉल्यूशन। तो ये आखिर मैं किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं यही 3 को यूज़ कर रहा हूँ और बाकी सॉल्ट को नहीं यूज़ कर रहा, या फिर और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ नहीं कर रहा। तो सबसे पहले वेलोसिटी, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का सेम होना चाहिए। साइज़ लगभग सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपकी सैलरी है 40,000 और आपके दोस्त की है 42,000, तो लगभग सेम है, ठीक है। 40-80 का मतलब सिंगल और डबल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एकदम लगभग कंपेरेबल होना चाहिए। मोबिलिटी वही, मतलब कि कितने स्पीड से मूव कर रहा है वो एकदम उसकी कंपेरेबल होना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट नंबर, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन =1 होता है, ठीक है। तो यही लगभग सेम होना चाहिए। मतलब कि ऐसे नहीं कि 70-30 का वो हो रहा है, गैप आ रहा है, या फिर 20-80 का, बस 50-55, 40-55 या फिर 59-61 ऐसे 41 ऐसे गैप आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 1:1 का कंपेरेबल होना ही चाहिए इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्ट ब्रिज अगर में उसको रहना है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें कि गैल्वेनिक सेल अगर हम सिंगल कंपार्टमेंट में यूज़ करें, मतलब कि अभी तक हमने क्या किया था, अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग इलेक्ट्रोड डाली और एमीटर से हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे थे। पर यहाँ पे भी अगर हम सेम करें कि अगर हम ये देखना है थे साइंटिस्ट लोग कि क्या हम एक ही कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा सकते हैं, और करा सकते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम होता है, हम क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे जिंक लिबरेट करता है जिंक 2+ आयन में, ठीक है। मतलब कि जिंक हमारा जो सॉलिड रहता है वो Zn+2 में लिबरेट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जो कि यहाँ से मूव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं AgCl का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट और AgCl का सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे बस आपको हमारा सॉल्यूशन तो सेम रहेगा, ZnSO4 ही रहेगा, पर यहाँ पे हमें ये देखो, यहाँ पे जो आपको रैप दिख रहा है, यहाँ पे पहले से रैप रहेगा, एक सॉल्ट रैप रहेगा जो हमारा होगा AgCl का। तो यहाँ पे सेम ही प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो हमारा Ag हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिपॉजिट हो जाएगा। Ag हमारा जो सॉलिड है वो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा। फर्दर यहाँ पे Cl नेगेटिव
रिलीज़ होगा और यहाँ पे Zn+2 रिलीज़ हो रहा है, तो मतलब ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सॉल्ट ब्रिज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली चलेगा सिंगल कंपार्टमेंट में। पर डबल हमारा जो कंपार्टमेंट था वहाँ पे हमें सॉल्ट ब्रिज लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। बस आपको इतना समझना है, सिंगल कंपार्टमेंट में हमें सॉल्ट ब्रिज नहीं लगेगा और डबल कंपार्टमेंट में सॉल्ट ब्रिज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा था, क्योंकि हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही थी। पर यहाँ पे कैसे मेंटेन हो रही है? हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें डाला। जैसे ही हमने एमीटर से कनेक्ट किया तो जिंक Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन के आयन में टूट गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहे थे, यहाँ पे लगा था AgCl का सॉल्ट, ठीक है। जैसे ही टूटा यहाँ पे तो AgCl देख सकते हो, ये प्लस और ये माइनस, ये टूटा। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो Ag प्लस में था पहले, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Ag ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और सॉल्यूशन में हमें मिला Cl नेगेटिव का आयन। Ag यहाँ पे चिपक रहा है, ठीक है, लिबरेट हो रहा है और Cl यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? Zn+2 और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। Zn+2 में है तो ये 2 Cl के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है और यहाँ पे ये जुड़ते जा रहा है नीचे, ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलते जा रहा है। यहाँ पे कोई शॉर्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस इतना से आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे कि भैया मुझे ये बताओ कि जिंक को आपने कैसे ले लिया कि ये ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, और यहाँ पे आपने कॉपर को कैसे ले लिया कि यहाँ पे रिडक्शन ही करेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, ये आपने कैसे बता दिया, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये आपने कैसे बता दिया। तो वो मैंने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। तो आगे आप पढ़ोगे कि ई सेल जिंक की वैल्यू होती है हमारी नेगेटिव में, मतलब कि, और ये जो हमारा ई सेल रहता है वो रिडक्शन पोटेंशियल में रहता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में रहता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी वो हमेशा रिडक्शन दिखाएगा। मतलब कि हमें, आपने देखा होगा कि ई सेल ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको याद होगी, कोई सी 12th में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, कहीं भी पढ़ी होगी, तो आपने वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 0.76 हो गई, ई सेल हो गया माइनस 0.24 मान लो, ठीक है। तो जहाँ पे जो माइनस अगर साइन आ गया तो मतलब कि ये वैल्यू हमेशा आपको ऑक्सीडेशन देगी, और अगर इस वैल्यू के सामने रिडक्शन आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो ये हमेशा रिडक्शन देगी। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे E0 सेल देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का कैसे देखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कैसे देखते हैं, अगर इसमें प्लस हुआ तो कैसे देखते हैं, और अगर यहाँ पे Zn से Zn+2 में गया तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये इसकी वैल्यू कैसे रिवर्स करना है, तो वो सब हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये था छोटा सा वीडियो गैल्वेनिक सेल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।